हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर फर्स्ट में हमने माइटोसिस डिवीज़न को देखा था कि माइटोसिस डिवीज़न क्या है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं और माइटोसिस डिवीज़न बॉडी के किन सेल में पाया जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं, देन उसके बाद हम मियोसिस को देखेंगे। तो माइटोसिस क्या है कि जो आपके बॉडी में आप जानते हैं कि हमेशा सेल का डिवीज़न होता रहता है। तो आपके जो सेल्स है, मतलब आपकी जो स्किन की सेल है, आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, ठीक, आपके लीवर सेल हैं, आपकी किडनी है, तो यहाँ पर जो सेल का डिवीज़न हो रहा है, क्योंकि यहाँ की सेल क्या है, हमेशा रिपेयर होती रहती हैं। एक सेल डैमेज होती है तो उसकी जगह पर नई सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक, तो वो 3 बेसिस पे थी कि कुछ सेल ऐसी हैं जो हमेशा डिवाइड होती रहती हैं, जिन्हें हमेशा डिवीज़न की ज़रूरत है। तो आपके स्किन की सेल हो गई, वो आपके जो गट वॉल है उसकी सेल हो गई, आपके स्टमक की सेल हो गई, यहाँ की सेल को हमेशा रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक, और कुछ ऐसी सेल हैं जो हमेशा डिवाइड नहीं होती हैं, वो ओकेजनली डिवाइड होती हैं। तो आपके लीवर हो गया, किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया, तो यहाँ जो सेल होती हैं ये बस अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ, मतलब आप कह सकते हैं कुछ लिमिटेड टाइम ही वो बस डिवाइड होती हैं, कुछ ओकेजनली डिवाइड होती हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अगर बाई चांस कोई सेल जो है डैमेज हो जा रहा है, कुछ अगर सेल को हो जा रहा है, तब वहाँ पर नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इन सेल में हमेशा डिवीज़न नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसी सेल होती हैं जो कभी डिवाइड होती ही नहीं है थ्रू आउट द लाइफ। वो आपकी नर्व सेल हैं जिनमें डिवीज़न कभी भी नहीं होता है, वो कभी डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक, तो इन सब सेल में आपका माइटोटिक जो डिवीज़न है वो पाया जाता है। अब बाकी माइटोटिक डिवीज़न क्यों? क्योंकि माइटोसिस जो है ये आपका 2n होता है। ठीक, जो डिप्लॉयड सेल होती हैं उनमें हमेशा माइटोटिक डिवीज़न होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। और जो हेप्लॉयड मतलब जो n होते हैं उनमें मियोसिस होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मियोसिस कहाँ होता है और माइटोटिक कहाँ होता है। ठीक, अब आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मियोसिस। मियोसिस मतलब हेप्लॉयड सेल में जो डिवीज़न होगा वो मियोसिस होगा। तो हेप्लॉयड सेल भी अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अभी हमने देखा कि डिप्लॉयड सेल कहाँ हैं, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेस है अपने बॉडी में जहाँ पर हेप्लॉयड सेल पाई जाती हैं और उनमें मियोसिस जो डिवीज़न है वो होता है। तो आप जो ह्यूमन का, एनिमल का, ठीक, और प्लांट्स में भी जो जर्मिनल सेल होती हैं वो हेप्लॉयड होती हैं। ठीक, तो जो जर्मिनल सेल है वो हेप्लॉयड होती हैं, मतलब कि जो गैमेट हैं, जो ह्यूमन के गैमेट हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, तो इनमें जो सेल होते हैं वो आपके हेप्लॉयड होते हैं। और हेप्लॉयड सेल में हमने कहा कि ये एन होते हैं, हेप्लॉयड मतलब एन, और इनमें मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। ठीक, तो एक जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अपना पूरा ह्यूमन बॉडी है ये एक डिप्लॉयड बॉडी है, लेकिन इस डिप्लॉयड बॉडी का फॉर्मेशन एक हेप्लॉयड सेल से होता है। ठीक, एक डिप्लॉयड बॉडी का फॉर्मेशन एक हेप्लॉयड सेल से होता है, और हेप्लॉयड सेल में हमेशा मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। तो जब एक नए ऑफस्प्रिंग का, जब एक नए जनरेशन जो बनता है, जो नए बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो वो एक हेप्लॉयड सेल से होता है। आगे हम ये सब चीज़ें थियोरी के थ्रू देखेंगे। तब आइए पढ़ते हैं कि क्या है मियोसिस डिवीजन। ठीक, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ईच विद अ कॉम्प्लेक्स हेप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यही मैंने बताया कि जब एक नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हेप्लॉयड सेल मिलकर के आपके गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, 2 गैमेट होंगे, और जो गैमेट होते हैं उसमें मैंने कहा कि हेप्लॉयड सेल होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो हेप्लॉयड सेल से होता है। उसमें हेप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम होंगे वो हेप्लॉयड मतलब कि एक फॉर्म में ऐसे होंगे। ये आपके इसमें कॉम्पैक्टली पूरे क्रोमोसोम भरे हुए हैं, और ये सब यहाँ से सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये हो गया, ठीक, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉयड डॉटर सेल। ठीक, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक ये सेल है, ये एक सेल है, ये डिवाइड होगा पहले 2 में,
ये डिवाइड हुआ पहले दो में, क्योंकि मियोसिस जो है ये दो होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, और ये दो सेल भी डिवाइड होंगी दो में। हमने जो माइटोटिक डिवीज़न देखा तो उसमें हमने क्या देखा कि एक डिप्लॉयड सेल जो है 2n से 2n का फॉर्मेशन हो रहा था। एक डिप्लॉयड सेल का ही फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, यहाँ पर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हेप्लॉयड में ऐसा नहीं होता है। हेप्लॉयड में ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या है, 46 है यहाँ पर, तो ये 23 इसे देगा और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद जब इस सेल में, इन दोनों सेल में जब डिवीज़न होगा तो यहाँ पर 23 बनेगा और यहाँ पर भी 23 बनेगा। तो इस फेज़ में क्या हुआ, ये पहला फेज़ है, इसे बोला जाता है मियोसिस फर्स्ट और ये है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ कि रिडक्शन डिवीज़न हुआ, ठीक, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट गए, आधा हो गए, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ, सेम वही प्रोसेस जैसे कि आपने माइटोसिस में देखा था कि 23 से 46 मिल रहा था, तो यहाँ पर 23 से 23 मिला, तो ये आपका मियोसिस सेकेंड है। तो मियोसिस जो डिवीज़न होता है उसमें एक सेल से 4 सेल बनती हैं, ये आपको याद में रखना है। ये हमने प्रोसेस देखा, अब आगे हम इसे डिटेल में पूरा थियोरी के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं मियोसिस का जो डिफिनीशन है क्या है। डिवीज़न, द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीज़न दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय half result in the production of haploid daughter cell and this kind of division is called meiosis, ठीक। तो क्या हो रहा है कि हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्रोमोसोम के नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो इस टाइप का जो डिवीज़न है वो मियोसिस डिवीज़न है। आगे देखते हैं, मियोसिस ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism whereas the fertilization restore the diploid cell, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, दो हिप्लॉयड गैमेट होते हैं जो फ्यूज करके आपका एक डिप्लॉयड जो बॉडी है उसका फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मियोसिस के, उन्हें देखते हैं कि मियोसिस के मैंने कहा कि दो पार्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होता है। लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, जो सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो जो है यहाँ पर होता है। अब क्या है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। तो हमने देखा था कि आपने मियोसिस को, अगर आपको याद होगा, तो पहले इंटरफेज था, उसके बाद एम फेज था, ठीक, इंटरफेज और एम फेज। तो यहाँ पर भी वही है कि जब मियोसिस डिवीजन शुरू होगा तो उसमें भी पहले इंटरफेज होगा, दिन बाद में मियोसिस होगा। तो इंटरफेज में हमने क्या कहा था कि 3 स्टेज होता है इंटरफेज में, G1 होता है, S होता है और G2 होता है। तो G1 में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, G2 में भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो S फेज होता है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ऐसे ही जब मियोसिस प्रोसेस शुरू होगा तो वहाँ पर भी इंटरफेज पाया जाएगा, और जब इंटरफेज होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने आपको कल बताया था। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है कि एक ऐसे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर ऐसे पूरे इसके अंदर क्रोमेटिन भरा हुआ है, ठीक, और ये रहा सेंट्रोमियर जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है कि अपने बाजू में ऐसे बगल में एक ऐसे, और ये क्रोमेटिन ऐसे जो हैं, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होगा और उसके चारों साइड ऐसे एक कवरिंग हो जाएगी। तो ये सिस्टर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है, सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। ये आपके एस फेज में होता है, ठीक। क्या हुआ कि ये इतना था पहले ये इतना था, लेकिन यहाँ पर जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पर ये इतना मटेरियल जो है ये बढ़ गया, रेप्लिकेट करके इतना बन गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस में क्या है कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, किसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक, ये इस तरीके का है। ये क्या है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है। क्यों एक क्रोमोसोम है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रोमियर है वो एक ही है।
तो जितने सेंट्रोमियर होंगे उतना क्रोमोसोम बोला जाएगा, ठीक। और इसके बगल में एक ये और ऐसे क्रोमोसोम है जो कि इंटर किया है सेल में, तो क्या है कि इसका क्रोमोसोम का जो इस जेनेटिक मटेरियल है इसका इसके अंदर पास हो जाएगा, ठीक। मैं दूसरे कलर से बना दूँ, 1 मिनट दूसरे कलर से बनाती हूँ, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक। तो ये इसका क्रोमोसोम जो कि रेड कलर का है तो इसमें आ गया, और 1 मिनट, ये आपका ग्रीन और ये ग्रीन, ठीक। आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर ये रेड, तो इसके अंदर जो है पहले वाले में जो क्रोमोसोम है वो सपोज कीजिए रेड कलर का है और इसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर का है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्रीन वाला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। और ग्रीन वाले के अंदर भी रेड वाला जो है वो पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर भी रेड वाला आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसे ही बोला जा रहा है रिकॉम्बिनेशन। तो आप सपोज आप जानते हैं कि जब कोई जुड़वा भाई बहन होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, इसी वजह से जब जेनेटिक मटेरियल दोनों में, यहाँ पे तो दोनों में अलग अलग है, ठीक। इसमें भी रेड और ग्रीन है, इसका अलग है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अलग है। लेकिन जब यही जेनेटिक मटेरियल जब सेम हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होते हैं, जुड़वा जो ट्विंस होते हैं वो हो जाते हैं। तो अगर हम अपने भाई बहन से अलग दिखते हैं तो वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों में अलग अलग है, ठीक। तो ये आपको आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज़ को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो दोनों में ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, ठीक। इस चीज़ को अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मियोसिस में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है मियोसिस में। और जो सिस्टर क्रोमेटिड जो मैंने 2 अभी बनाया था वो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये क्या है, ये सिस्टर हैं, ठीक। ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है जो मैंने अभी पहले आपको बना के दिखाया था, और यहाँ पर जो ये वाला है ये नॉन सिस्टर है। तो ये दोनों तो सिस्टर हैं और ये भी आपस में सिस्टर हैं, लेकिन इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए ये जो है नॉन सिस्टर है। तो नॉन सिस्टर का सिस्टर क्रोमेटिड में क्रोमोसोम जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है जब वो ट्रांसफ़र होगा तो उसे आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोला जाएगा। अब क्या है कि 4 हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है मियोसिस सेकेंड में, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखते हैं आगे क्या है कि मियोसिस फर्स्ट में क्या है, प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है, टीलोफेज फर्स्ट है। मियोसिस सेकेंड में क्या है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। थोड़ा सा मियोसिस फर्स्ट जो है वो बड़ा है मियोसिस सेकेंड से, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज स्टेज है उसके अंदर 5 स्टेज आते हैं। आप अभी देखेंगे, अगर आप इन 5 स्टेज को समझ जाएंगे किस स्टेज में कौन सा चीज़ हो रहा है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसे लिखेंगे कि मियोसिस फर्स्ट लिखें, फिर उसके अंदर आपने प्रोफेज फर्स्ट लिखा और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आपने उसके 5 स्टेज लिख दिए कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। आपने ऐसे 5 लिख लिया और आपने काफ़ी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ये लिखा कि किसमें क्या होता है, बस आपने बस यही लिखना है, वो वर्ड लिख लेना है कि जैसे कि लेप्टोटीन है तो उसमें क्या हो रहा है और आपका जाइगोटीन है तो उसमें क्या हो रहा है। शॉर्ट नोट जब आप बनाएंगे तो आपके लिए रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट क्या है, ठीक। प्रोफेज फर्स्ट होता है ये टिपिकली लॉन्गर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है माइटोसिस के प्रोफेज से। अगर आपको प्रोफेज जो है समझ में आ गया फर्स्ट, तो आपको बाकी मियोसिस जो डिवीज़न है काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन जो प्रोफेज फर्स्ट है ये लेंदी होता है मियोसिस के प्रोफेज से। इसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, मैंने आपको बताया कि लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकाइटीन है, पैचिटीन है, जो भी आप बोलना चाहे, डिप्लोटीन है एंड डाइकेनेसिस है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है कि आपको इसका एक सीक्वेंस बताना है कि किसके बाद कौन सा आता है, ठीक। तो पहले आपका लेप्टोटीन आया, फिर जाइगोटीन आया,
ठीक। फिर यहाँ पे बेकाइटिन आया, फिर डिप्लोटिन आया, फिर यहाँ पे डायकाइनेसिस आया। तो आप जिस भी ट्रिक से इसे याद करना चाहे आप याद कर सकते हैं कि LZ है तो लेजी PDD, ठीक। इस तरीके से जो भी आप ट्रिक लगाना चाहें आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या है, लेप्टोटिन है, जाइगोटिन है, पेकाइटिन है, डिप्लोटिन है और डायकाइनेसिस है। ये स्टेज आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि लेप्टोटिन जो है इसमें क्या होता है, ठीक। कि लेप्टोटिन में क्या हो रहा है, द स्टेज ऑफ क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। क्रोमोजोम जो हैं ये आपको दिखने लगेंगे, ठीक। मतलब आपको ये स्टेज जो है ये दिखने लगेगा लेप्टोटिन में, आपको क्रोमोजोम ऐसे दिखने लगेंगे लेप्टोटिन में अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम कॉन्टिन्यूअस थ्रू द लेप्टोटिन। तो क्या होता है कि यहाँ पर इसके अंदर जो क्रोमेटिन भरा हुआ है वो पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तभी तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। तो आपके लेप्टोटिन में क्या हो रहा है ये आपको ध्यान में रखना है कि लेप्टोटिन स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक। लेप्टोटिन में क्या हो रहा है कि लेप्टोटिन के अंदर जो क्रोमोजोम है ये आपको बिल्कुल विजिबली, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये दिखने को मिलता है। और जो क्रोमेटिन है ये बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं, इसके अंदर फिल हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखते हैं आगे क्या है। जाइगोटिन में क्या होता है, तो लेप्टोटिन में आपको याद रखना है कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम होता है और क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। जाइगोटिन इसके बाद आता है, लेप्टोटिन के बाद जाइगोटिन आए। जाइगोटिन में क्या होता है कि स्टेज ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, ठीक। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। सिनेप्सिस इसमें पाया जाता है। तो आप क्वेश्चन बनेगा कि सिनेप्सिस किस स्टेज में मिलता है, तो सिनेप्सिस आपको जाइगोटिन में देखने को मिलता है। तो जाइगोटिन में आपको क्या याद रखना है कि सिनेप्सिस, ठीक। क्रोमोजोम जो है इनका पेयरिंग होने लगता है और सिनेप्सिस जो है ये इसके एसोसिएशन को बोला जाता है। कैसे होता है आप ये देखिए, ठीक। ये एक हो गया, ये एक क्रोमोजोम हो गए और ये हो गया दूसरे क्रोमोजोम, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। ये सब एक सेल के अंदर है, ठीक। ये एक सेल के अंदर है, ये नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है साइनेप्सिस, ठीक। इसे साइनेप्सिस बोला जाता है इस प्रोसेस को, कि जब क्रोमोजोम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और इनके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। इन्हें नज़दीक लाने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी आप देख लीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो एक तो आपको साइनेप्सिस देखने को मिलता है जाइगोटिन में और दूसरा क्या मिलता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये जो इनके बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसे बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है कि जो ये आपको एक तो ये क्रोमोसोम हो गया पहला और ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया, ये बाईवैलेंट हो गए। तो बाईवैलेंट भी आपको जाइगोटिन में देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। बाईवैलेंट आपको जाइगोटिन में देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। 3-4 पॉइंट आपको याद रखनी जाइगोटिन में, मैं बताती रही हूँ, आपको सुनना है, अच्छे समझना है, ठीक। और जिसे टेट्राइड भी बोला जाता है। टेट्राइड क्यों, क्योंकि ये एक हो गया, ये 2 हो गया, तो ऐसे आपको 4 यहाँ पर पेयर जो है दिखने को 4 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या हो रहा है जाइगोटिन में। जाइगोटिन में आपको क्रोमोसोम की पेयरिंग देखने को मिलेगी, आपको साइनेप्सिस देखने को मिलेगा, मतलब कि उनका जो एक साथ वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। और बाईवैलेंट और टेट्राइड ये आपको देखने को मिलेंगे जाइगोटिन में। अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कि पैचिटिन या पेकाइटिन में क्या होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राइड, ठीक। तो ये बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल एकदम नज़दीक आ जाएंगे और ये आपको टेट्राइड जो स्ट्रक्चर है वो पूरा देखने को मिलेगा पेचाइटिन में। उसके बाद क्या, इट इज़ कैरेक्टराइज बाई द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक। तो मैंने आपको जो रिकॉम्बिनेशन पहले बताया था तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विच क्रॉसिंग ओवर एंड द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम,
ठीक। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या है? जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होता है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एन एंजाइम मीडिएट प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। तो ये आपको ध्यान में देना है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो कि क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस को क्या करता है? मीडिएट करता है, और ये पैचिटिन स्टेज में देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर भी पैचिटिन स्टेज में देखने को मिलता है। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है पैचिटिन में? एक तो आपका देखना है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक, पैचिटिन में। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, और जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र मतलब वही रिकॉम्बिनेज। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो नोड्यूल है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेस नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये भी आपको इस पैचिटिन स्टेज में देखने को मिलेंगी। तो चार चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यही चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बना करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेज जो है वो होगा। ये है एक क्रोमोसोम, ये है दो क्रोमोसोम दूसरा, ठीक। थोड़ा सा इसे नज़दीक बनाना पड़ेगा। 1 मिनट। जब आप समझ जाएंगी तो ये सब जो बुक अभी मैं आपको रीड कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आप कितनी भी बार बुक को पढ़ लीजिए, आपको नहीं समझ में आने वाला, ठीक। तो अब बनाते हैं। वन मिनट। क्या हो गया? ठीक। तो एक ये ऐसे, और इस वाले का ये जाके इससे ऐसे लग जाएगा। तो पहला क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, और क्या हुआ, इनके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये एक दूसरे का ट्रांसफ़र हुआ, इसके अंदर यहाँ, इसके अंदर यहाँ, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। और जो यहाँ पर बोला गया ना कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये यही है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये क्या है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि पैचिटिन स्टेज में क्या क्या हुआ। अब हम आगे देखते हैं डिप्लोटिन, नेक्स्ट वाला, ठीक। सब याद रखिएगा कि किस स्टेज में क्या हो रहा है, बस यही इसमें याद रखने वाली चीज़ है। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट at the site of crossovers. X-shape structure chiasmata in oocyte of some vertebrate diplotin can last for month or year. तो कियास्माटा आपको पूछा जाएगा कहाँ देखने को मिलता है, तो डिप्लोटिन में देखने को मिलता है। और कियास्माटा क्या है, ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बना करके दिखाया, ऐसे समझिएगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर, ठीक, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स शेप यहाँ पर इस चीज़ में बन रहा है, और एक एक्स यहाँ पर बन रहा है, ठीक। तो इसे बोला जाता है कियास्माटा। कियास्माटा आपको पूछेगा कि कहाँ पे बनता है, तो डिप्लोटिन में बनता है, ठीक। डिप्लोटिन में आपको कियास्माटा देखने को मिलते हैं। और क्या है कि आगे पढ़ते हैं, टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाईवेलेंट टू सेपरेट, ये दोनों जो अभी मैंने बताया कि एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होंगे फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर्स, ठीक। तो यही अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना इस तरीके से, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे को खींचना शुरू करेंगे कि ये एक दूसरे से अलग हो जाएं, और यही किसी किसी वर्टिब्रेट में यही प्रोसेस जो है होने में कई साल कई महीने लग जाते हैं। ये एक दूसरे को, ये स्ट्रक्चर पूरा जो एक दूसरे को खींच रहे हैं कि अलग हो जाएं, यही जो क्रोमोसोम है अलग होने में कई साल कई महीने लग जाते हैं किसी किसी वर्टिब्रेट में, ठीक। तो ये रहा डिप्लोटिन। डाइकाइनेसिस क्या है, द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज इज डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, ठीक। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड द meiotic spindle is assembled to appear the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down, ठीक। तो डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है कि ये तो पहला तो
ये लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का। उसके बाद कियास्माटा क्या है, ये टर्मलाइज हो जा रहे हैं और ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोजोम आर कंडेंस, काफ़ी ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में आपको क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और क्रोमोजोम जो है काफ़ी कंडेंस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं जो आगे का स्टेज है कि मेटाफेज फर्स्ट। तो ये रहा आपका प्रोफेज फर्स्ट, जो थोड़ा सा लंबा था। आपको याद रखना है किस स्टेज में क्या हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब जब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेटाफेज फर्स्ट क्या है, द बाईवैलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा था, ठीक, कि इस तरीके से एक प्लेट बन जाता है मेटाफेज प्लेट, जिसके अंदर आपको क्रोमोजोम ऐसे सेंटर पे आकर के देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर मेटाफेज में। एंड माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पाइंडल अटैच टू द काइनेटोफोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है कि यहाँ पर एस्टर बॉडी जो है घूम करके आए थे रोटेट करके, तो ये जो है इससे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ठीक, होमोलॉगस क्रोमोजोम से। तो ये आपको याद रखना है कि मेटाफेज में क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल जो यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट है उसका फॉर्मेशन है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है अपोजिट पोल से इसे अटैच हो जा रहे हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम से। अब बारी है, अब थोड़ा सा आप इसे देख लीजिए। प्रोफेज में क्या हो गया, अब सब कुछ यहाँ पर जो है जेनेटिक मटेरियल जो क्रॉसिंग ओवर होना था वो सब हो चुका है। ये एक दूसरे से सेपरेट होकर के यहाँ पर बन चुका है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक। अब मेटाफेज में क्या हुआ, यहाँ पर जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और ये जो है इस प्लेट पे आ जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट में। एनाफेज में क्या होगा कि जो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल है ये एक दूसरे को ब्रेक कर देते हैं, जो सेंट्रोमियर है वो ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में। तो यहाँ पर दो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों अपोजिट पोल पे आ जाएंगे, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे ये आ जाएंगे। और उसके बाद एनाफेज में ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपको अपीयर होना शुरू होने लगेगा और जो सेल ऑर्गेनेली थे जो डिसअपियर हो गए थे आपके प्रोफेज में, वो आपको एनाफेज के लास्ट में आपको देखने को मिलने लगेंगे। और टीलोफेज में इस तरीके से जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस, वो आपको देखने को मिलेगा। अब एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक। एनाफेज में क्या हो रहा है, होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट, ठीक, होमोलॉगस क्रोमोजोम सेपरेट हो गए, मैंने अभी अब आपको बताया। वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, ठीक। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक। क्या होता है, जो सेंट्रोमियर से ही पता चलता है कितनी नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। जो सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी वहाँ पर दोगुना हो जाता है। टीलोफेज में क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ये सब आपको अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस होगा एंड फॉलो एंड दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ सेल। ये आपको याद रखना है कि डायड ऑफ सेल क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होगा जिसे डायड ऑफ सेल बोला जाएगा। तो टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आपका अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस अपीयर होना शुरू हो जाएगा। एंड द स्टेज बिटवीन द टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड द इंटरकाइनेसिस। आपको याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच का जो स्टेज होता है उसे इंटरकाइनेसिस बोला जाता है, इंटरकाइनेसिस बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। एंड इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड, मतलब प्रोफेज सेकेंड अब आगे होना है, ठीक। देखते हैं, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बस यही इसमें करना है। मियोसिस सेकेंड में क्या हुआ, मियोसिस हमने देखा कि मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पर दो सेल बन करके तैयार हो गई, ठीक। अब ये जो दो सेल बनी है ये भी तो दो सेल बनाएंगी मियोसिस सेकेंड में। तो ये मियोसिस फर्स्ट में दो सेल बन गई, अब मियोसिस सेकेंड में दो सेल फिर बनेंगी। तो ऐसे फाइनली 4 सेल बनती हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब देखते हैं कि प्रोफेज सेकेंड क्या है मियोसिस सेकेंड का। मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट का साइटोकाइनेसिस हो जाता है, फाइनली दो सेल बन करके तैयार हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रोफेज शुरू होता है, ठीक। प्रोफेज सेकेंड शुरू होता है, ठीक। यूजुअली बिफोर द क्रोमोजोम हैव फुली इलोंगेटेड इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। तो आपको ये चीज़ ध्यान में देखना है
कि जो मियोसिस सेकेंड होता है, ये जो माइटोसिस डिवीजन होता है बिल्कुल वैसे ही होता है मियोसिस सेकेंड। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगी आपकी प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर हो जाएंगे एंड क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम जो है कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। मतलब आप मियोसिस सेकेंड पढ़ रहे हैं, मतलब आप अपना माइटोसिस डिवीजन जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, इस तरीके का है। अब मेटाफेज सेकेंड में क्या है, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, मतलब वही बीच में मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगा और क्रोमोसोम जो है इस पे आकर के ऐसे लेट जाएंगे। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा मेटाफेज सेकेंड में। एंड माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये इससे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक, स्पाइंडल गेट अटैच टू द काइनेटोफोर, किससे जुड़ते हैं, काइनेटोफोर से जुड़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये रहा क्रोमोसोम, ये रहा सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा काइनेटोफोर। इस तरीके से काइनेटोफोर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोफोर से जुड़ते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। अब क्या है, एनाफेज सेकेंड में क्या हो रहा है, इट बिगिन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक, अचानक से सेंट्रोमियर जो है ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोफोर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर अचानक से ये टूटता है, जैसे ही सेंट्रोमियर टूटेगा अचानक से ये सेंट्रोमियर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ पर भी है इस तरीके से। ठीक, तो सेंट्रोमियर क्या है, ये चीज़ सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा अचानक से, और जो ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये सब डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, ये सब छोटे होना शुरू हो जाएंगे, ताकि यहाँ पर इस पोल पर फाइनली पहुँच करके अपना सेट हो जाएं। ठीक, ये आपको ध्यान में देना है, ये होता है एनाफेज सेकेंड में। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, समझ लीजिए। हालांकि मैंने कई बार बना के समझाया, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी है कि प्रोफेज सेकेंड में क्या हो रहा है। आप ये देखिए, जो सेल बनी थी, दो सेल बनी थी मियोसिस फर्स्ट के बाद, दो सेल बनी, एक ये सेल एक ये सेल। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मेटाफेज में आपको क्या देखने को मिला कि ये जो प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम है ये आपके आकर के सेट हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से। ठीक, अब आपको एनाफेज में क्या देखने को मिलेगा कि अचानक से क्या है, साइमल्टेनियसली जो सेंट्रोमियर है ये आपका स्प्लिट हो जाएगा और जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये शॉर्टेन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, आपको याद रखना है। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे ये सब आपके अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। फाइनली आपके 4 सेल बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। टीलोफेज देख लेते हैं। Meiosis end with the telophase second, in which the two group of chromosome once again get enclosed by a nuclear membrane. Cytokinesis follows, resulting in the formation of the tetrad. 4 सेल बन के तैयार हो गई। 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल, 4 हेप्लॉइड सेल जो है वो बन करके तैयार हो गई आपकी। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्ण ये हमारे लिए ये मियोसिस डिवीजन क्यों है। Conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organisms, even though the process, ठीक, it is also increase the genetic variability in the population of organism from one generation to the next. Variation are very important for the process of evolution. तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि इवोल्यूशन के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सपोज कीजिए अगर आप हम सब भाई बहन जितने हैं एक जैसे ही सब दिखे तो कोई किसी को पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। तो इसीलिए जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होना है, जो चेंज होना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इन सब चीज़ों के लिए तो यही इसमें बताया गया है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के आप ज़रूर बताइएगा, और मुझे तो लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, काफ़ी क्लियर समझ में आ गया अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा। ठीक, तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है सेल साइकिल का तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, और आपको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो आप एक बार और समझिए, क्योंकि जब से आप किसी चीज़ को अच्छे से समझेंगे नहीं तो आपको किताब में आप कितना भी रीडिंग लगा लीजिए आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बुक का लैंग्वेज समझने के लिए भी आपको एक बार सारे डायग्राम को समझना पड़ेगा और सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी क्या प्रोसेस है, और याद क्या रखना है कि किस स्टेप में कौन सी चीज़ हो रही है। मेन पॉइंट यही है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक,
अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आसानी से ये सब जो चीज़ें हैं ये सब समझ में आ जाए, उनका भी फ़ायदा हो सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा देख के, आपको कितना समझ में आया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वो भी बताइएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।